नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज का टॉपिक जो हम इकोनॉमिक्स से रीच कर रहे थे उसी का एक अहम टॉपिक है जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अगर BA LLB के कोर्स की बात की जाए या LLB ऑनर्स जिसे आप जानते हैं, उस कोर्स में ये यूनिट 2 का पहला टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी, और भी अगर आप इकोनॉमिक्स में किसी तरीके की रुचि रखते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है और किस तरीके से ये फंक्शन करता है और किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे जब हमारे एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाएगा। देखिए, बेसिकली अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? सिंपल सी बात है कि ये जो प्राइस है और जो वो क्वांटिटी डिमांड है उसी का एक रिलेशन है। उसी रिलेशन को एक्सप्लेन करने का नाम है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि किस तरीके से प्राइस के चेंज होने का रिस्पॉन्स डिमांड करती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइस के चेंज का डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसे हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत। देखिए, मैंने ये लिख रखा है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। लिखा है कि इफ अदर थिंग्स या इफ अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट, तो उसके बाद क्या है कि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स, यानी कि जब कीमतें गिरेंगी किसकी? वस्तुओं की। तो व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर द गुड्स राइज, और इसी साथ व्हेन द प्राइसेस राइज द डिमांड फॉल्स। सिंपल सी बात है कि जब कीमतों में वृद्धि होगी यानी प्राइसेस राइज करेंगी तो डिमांड फॉल करेगी, और जब कीमतों में डिक्लाइन होगा, डिमिनिशिंग टेंडेंसी होगी, तो डिमांड राइज करेगी। तो इस तरीके से अगर आप कहें तो एक लाइन में कह सकते हैं, जैसा मैंने कोट कर दिया है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी कि P यानी प्राइस जो होती है वो डिमांड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। अगर प्राइस ऊंची चली जाती है तो डिमांड नीचे आ जाती है, और अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो डिमांड ऊपर हो जाती है। ये तो रहा फंडामेंटल प्रिंसिपल। यहां तक कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है, इसलिए इसको बहुत गौर से पढ़िए और इसे याद कर लीजिए। अब जैसा कि मैं आपको शुरू से ये कहता रहा हूं कि जब भी कोई लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी लॉ पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हुआ, मार्केट का कोई लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें दो तीन अहम कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। जैसे पहला कंपोनेंट क्या है, उसका अजम्पशंस, क्या क्या मान्यताएं हैं, बिना उन मान्यताओं को हमें साधे हुए वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। उसके बाद उसी में हम ये समझते हैं कि वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, उसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं। बाकी इसी में हम ये समझ लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें इसी का हिस्सा है। तो अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ डिमांड की जो एजम्पशंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए मैंने लिख रखा है, ये 5 एजम्पशंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिए। पहला है नो चेंज इन इनकम एंड प्राइस। इनकम किससे रिलेटेड होगी? कंज्यूमर से रिलेटेड होगी। कंज्यूमर की इनकम नहीं चेंज होनी चाहिए। और प्राइस किससे रिलेटेड होगी? जो मार्केट में प्राइस प्रिवील कर रही है गुड्स और सर्विसेज की, वो। तो ना मार्केट में कीमतें बदल रही हो और ना कंज्यूमर की इनकम बदल रही हो, तो इसे आप इस तरह याद कर लीजिए। दूसरा लिखा है नो चेंज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जो जनसंख्या है वो नहीं बदलनी चाहिए। अगर वो बदल जाएगी तो वो ग्रॉस डिमांड को बढ़ा देगी, तो इसका रिजल्ट उल्टा होगा, क्योंकि जब आप ज्यादा लोग होंगे तो आपको कुछ न कुछ चीजें कंज्यूम करनी पड़ेंगी, चाहे वो प्राइस कम हो या प्राइस ज्यादा हो। तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हायर प्राइस पर भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। इसके बाद नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती हैं, एक को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इनकी प्राइसेस भी इफेक्ट करती हैं, तो ये प्राइसेस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगला मैंने लिखा है कि नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का मूड स्विंग नहीं होना चाहिए। जो उसने खरीदने का निर्णय लिया है, जो वो कंज्यूम करने का निर्णय लिया है, वो वही कंज्यूम करेगा। और लास्ट में है नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज, प्राइस चेंज इन फ्यूचर। भविष्य में कीमतें नहीं बदलने की कोई आशंका हो, या ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन या कोई ऐसी खबर ना हो कि भविष्य में कीमतें बदल जाएंगी, क्योंकि अगर प्राइस के चेंज होने की फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी है तो जो वर्तमान में कंजम्पशन है या जो वर्तमान में प्राइसेस है उसमें चेंज आ जाएगा। अब ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली होगी तो वर्तमान में उसकी कंजम्पशन बहुत तेज बढ़ जाएगी और वो प्राइस को अल्टीमेटली चेंज कर सकती है। इसी तरीके से अगर किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में प्राइस घटने वाली है
तो वर्तमान में उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा और वर्तमान में उसकी प्राइसेस को घटना शुरू हो जाएगा, उसे कम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो डिमांड का एक सीधा रिलेशन है, अगर डिमांड के पर्सपेक्टिव में देखें तो डिमांड अगर बढ़ रही होती है तो प्राइसेस को राइज कर रही होती है, डिमांड अगर घट रही होती है तो प्राइसेस को घटा रही होती है। तो इस तरीके से ये सारे अजम्पशंस होते हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है। एग्जामिनेशन में इन पे 2-2, 3-3 लाइन जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी को मेंशन कर देना है आपको। अब आइए देखिए एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सेप्शंस में जो पॉइंट्स है, देखिए एक्सेप्शंस में पहला पॉइंट क्या आ रहा है, गिवन गुड्स। एक्चुअली गिवन गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स कुछ और नहीं है, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने उन गुड्स को लिस्टिंग किया जिन पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि जनरली उनकी प्राइसेस घटने और बढ़ने का उनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसे गिवन गुड्स बोला गया। ऐसी बहुत सारी गुड्स होती हैं जिन पर प्राइसेस के राइज और फॉल करने का क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर उतना असर नहीं होता, इन्हीं को हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, जो कि निकृष्ट वस्तुएं हिंदी में कहा जाता है, या ये लेस इंपॉर्टेंट या लेस यूजफुल गुड्स होती हैं। इसके बाद ये है सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, इसे आप किताबों में देखते होंगे इमरजेंसी सिचुएशन लिखा रहता है। इसमें आपको किसी भी कीमत पर आप सर्विसेज को, गुड्स को कंज्यूम करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि सिचुएशन ऑफ क्राइसिस में प्राइस नहीं देखी जाती है, हमें उस समय किसी भी प्राइस पर हमारी जो कंजम्पशन है उसे फुलफिल करना होता है। इसके बाद क्या है, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। जैसा मैंने अभी कहा था कि अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की कोई बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कर देगी। अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटने वाली होगी तो आपको पता है कि वर्तमान में ही उसकी जो कंजम्पशन होगी वो कम हो जाएगी, अपने आप प्राइस गिर जाएगी। और फ्यूचर में किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उसमें बहुत सारा कंजम्पशन होगा और उसका प्राइस राइज होने की टेंडेंसी दिखाई देने लगेगी। लास्ट में ये है कि बेसिक नेसेसिटीज या बेसिक नीड्स, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। तो इनकी अगर प्राइसेस बढ़ती भी है तो क्वांटिटी डिमांड इसमें नहीं बदलता है। अगर आप ध्यान दें मार्केट की जो गतिविधियां हैं, जो उनपे एक्टिविटीज चल रही हैं, स्पेशली जो जनरल प्राइस लेवल है, अगर आप उसे ध्यान दें तो आप पाएंगे कि बेसिक नेसेसिटीज का कंजम्पशन नहीं घटने की वजह से जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें नॉर्मली इन्फ्लेशन की हमेशा कंडीशन बनी रहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है वो इनकी बेसिक नेसेसिटीज पर चाहे जिस तरीके का असर करे, लेकिन इन्हें कंज्यूम करना होता है। तो बेसिक नेसेसिटीज हमेशा से जो है वो कंज्यूम होती रही हैं, वेदर प्राइस इज लेस और वेदर प्राइस इज वेरी हाई। तो इस तरीके से बेसिक नेसेसिटीज की बात आती है। तो जब आप इतना करते हैं तो जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन विद ग्राफ एंड चार्ट ये नया शेड्यूल डाल दिया है, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कॉपी में एग्जामिनर को समझाना। तो देखिए रिलेशन समझाने के लिए शेड्यूल से बात को समझते हैं। शेड्यूल में एक तरफ लिखा हुआ है प्राइस और दूसरी तरफ लिखा हुआ है डिमांड। अब आप देखिए ध्यान से कि जब प्राइस की स्टार्टिंग हो रही है तो ये हायर प्राइस से स्टार्ट हमने किया है और धीरे धीरे क्या हो रही है, प्राइस डिमिनिश हो रही है। तो हायर प्राइस से प्राइस गिर रही है और यहां पर क्या हो रहा है, लोअर डिमांड से डिमांड बढ़ रही है। यानी सीधे कहें तो प्राइस के गिरने के साथ ही क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इनवर्स बिहेव कर रहा है। देखिए हायर प्राइस पर लेसर डिमांड, लेसर क्वांटिटी की डिमांड हुई है और लोअर प्राइस पर हायर क्वांटिटी ऑफ डिमांड हुई है। तो ये रिलेशन है जो आपको इसी तरीके से समझा देगा। यहाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए टाइप की प्राइस का एग्जांपल देते हैं, वो मत दीजिएगा। कम से कम 100 से बात को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इस समय प्रैक्टिकली अगर कोई कंज्यूमर हो तो उसे 1-2 रुपए, 3 रुपए में कोई डिमांड जैसी चीज हो नहीं पाती है, उसका कंजम्पशन किसी 1-2-4 रुपए की चीज से पूरा नहीं होता है, तो उसे आप थोड़ा बचिएगा। एक रैशनल एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए जो समझ में आए और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अब आइए इसी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ है कि OY एक्सिस जो कि आपका ये वर्टिकल एक्सिस है, इस पे हमने प्राइस को शो किया है, ये ध्यान रखिएगा, इसी पे प्राइस को शो करना है। और जो वो X एक्सिस है उस पे क्वांटिटी डिमांडेड शो हुई है, यानी यहाँ पर डिमांड को शो किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो OY एक्सिस है इस पर प्राइसेस दिखाई गई हैं। प्राइसेस में आप ये समझिए कि 0 से जैसे जैसे ऊपर चलेंगे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और यहाँ से 0 से जैसे जैसे राइटवर्ड जाएंगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखें, जहां पर क्वांटिटी डिमांड सबसे कम है यहाँ पर प्राइसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। या दूसरे शब्दों में कहें कि जहां पर प्राइस सबसे ज्यादा है वहां पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड सबसे कम है।
फिर प्राइस क्या हुई, कम हुई, तो क्वांटिटी डिमांड यहां से बढ़ के यहां तक पहुंच गई, फिर प्राइस और कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड यहां से बढ़ के यहां तक पहुंच गई। तो फिर डीडी यानी कि डिमांड जो कर्व है उसका शेप कैसा है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। लगातार क्या हुआ है, हायर टू लोअर डाउन होता गया है। ऊपर देखिए सबसे टॉप पे, सबसे ऊंचाई पे, और धीरे धीरे क्या हुआ है, डाउन होता चला गया। तो ये क्या है, जो डिमांड कर्व है वो शो करता है कि किस तरीके से डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है प्राइस के चेंज का। अब प्राइस जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग डिमांड जो है रिस्पॉन्ड कर रही है, और फिर उसी का रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आपको किस सीक्वेंस में आंसर लिखना है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ डिमांड को। एक्सप्लेन से मेरा मतलब है कि ये डेफिनेशन कोड हो जाएगी। इस डेफिनेशन के बाद आप कहेंगे अजम्पशंस, यानी बेसिक अजम्पशंस जो भी आपको डालना है तो ये अजम्पशंस डाल देंगे। अजम्पशंस के बाद फिर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, और एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ में अगेन ये बात रिपीट करके एक लाइन सिर्फ रिपीट करेंगे। उस रेपिटेशन के बाद फिर आप वहीं पर लिख देंगे कि अब हम अपने इस लॉ को थ्रू चार्ट और थ्रू ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि नीचे बना रहे हैं। तो अब आप उसके बाद ये बना दीजिएगा एक शेड्यूल, और उसके बगल में ये ग्राफ बना दीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि ग्राफ को क्या कहां रिप्रेजेंट किया है और किस तरीके से चेंजेज आए हैं इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये यहां तक आंसर बेहतर हो गया है। अब इसके बाद यहीं पर एक्सेप्शंस आपको लिखना है। एक्सेप्शंस एक्सप्लेनेशन के नीचे लिखना है, और एक्सेप्शंस को अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसा मैंने 4-5 एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं, उनको आप कोड कर दीजिएगा। एक्सेप्शन से उससे ज्यादा पॉइंट मत बढ़ाइएगा। इसके बाद अगर समय रहा तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ दे सकते हैं, कहां कहां ये लॉ जो है वो काम कर रहा है और किस तरीके से इसकी अहमियत है इकोनॉमिक्स में। तो अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ की बात करें तो बात शुरू करेंगे हम फंडामेंटल जो हमारी जो इकोनॉमिक ताना बाना है उसके एलिमेंट से। तो फंडामेंटल अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो फार्मर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फार्मर जिस तरीके की प्रोडक्ट की प्राइसेस को देखता है उसी तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को अपनी एग्रीकल्चर में वो प्रोड्यूस करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस उसको अच्छी मिल रही है तो उसका उत्पादन वो करके उसका मुनाफा कमा सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंस किसको है, इंपॉर्टेंट टू फार्मर। दूसरा हुआ इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूसर्स। जितने भी निवेशक हैं, जितने भी उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, उनके लिए लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से उन्हें प्राइसेस की उम्मीद होती है, जिस तरीके से उन्हें भविष्य में या उनके प्रोडक्ट की प्राइसेस मिलेगी इसकी उम्मीद होती है, उस तरीके से वो अपना जो प्रोडक्शन का स्केल है वो इंप्रूव करते हैं, वो बढ़ाते हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट के नजरिए से हम इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट, टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ये समझती है कि कौन सी ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं जो बेसिक नेसेसिटीज में आते हैं, उन पर टैक्सेस कम रखा जाए जिससे उनकी ग्रॉस डिमांड को मैक्सिमम लोग फुलफिल कर सके या मैक्सिमम लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके। अगर वहां पर टैक्स ज्यादा रख दिया सरकार ने, वो बेसिक नेसेसिटीज हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी। ऐसे में वो जो कंज्यूमर क्लास है वो उससे वंचित हो जाएगी। तो टैक्स को रैशनलाइज करने में लॉ ऑफ डिमांड को गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ध्यान देती है। सब्सिडीज को जो है जब वो देती है तो उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड का ध्यान रखती है। इसी तरीके से और भी उसके फिजिकल जो मेजर्स होते हैं उसमें लॉ ऑफ डिमांड बहुत एप्लीकेबल होता है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, यानी 3 ही इंपॉर्टेंस अगर आप डाल देते हैं, इंपॉर्टेंस टू फार्मर, इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर एंड इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, और इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये लॉ एकदम कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो भी फुल मार्क्स है, अभी जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न चल रहा है कि 14 मार्क्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 14 एक क्वेश्चन के लिए रखे गए हैं, तो आपको 14 मार्क्स में से हर हाल में 12 मिल जाएगा अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं। अब आप अगर हमसे ये सवाल करेंगे कि 12 क्यों, 14 क्यों नहीं, तो ह्यूमैनिटीज में कभी भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता है। कुछ न कुछ चीजें जो है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लेकनेस रहती ही रहती है। तो अगर आपको 12 और 13 नंबर भी यानी 12, 13 कुछ भी मिल रहा है तो ये बेस्ट मार्क्स है। ये इसे हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम मार्क्स आपने अचीव किया है। हाँ, एवरेज मार्क्स 10 है। अगर आपको 10 नंबर मिल रहा है तो ये एवरेज मार्क्स है। अगर आप 12 मार रहे हैं तो ये एक्सीलेंट है और आपको कंग्रेचुलेट किया जा सकता है। तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। बस इस लेक्चर को अब यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ये हमारा टारगेट था कि हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर लें। अगले वीडियो को हम जल्दी ही आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके आप देखिए, इसे नोट्स बना लीजिए और अपने एग्जाम के लिए इसे बेहतर तरीके से रिवाइज करके जाइए। बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।